कैसे हैं आप सब? सब लोग अच्छे होंगे और मैं यही अपेक्षा हमेशा करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहिए और अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। राजनीति के बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचने का कोई औचित्य नहीं। आप सब लोग जुड़ गए हैं। यदि आप सब लोग जो मेरी आलोचना करते हो, जो नहीं करते हो, देखिए विचारों की सहमति और असहमति लगी रहेगी। हम आपके लिए किसी मुद्दों पर, किसी बातों पर अच्छे भी लगेंगे, सहमति भी होगी, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं भी होगी। आप जब कोई सुझाव देते हैं तो हम उसको, या आपका कोई कमेंट निगेटिव गाली गलौज भी होता है तो उसको मैं गुस्से में नहीं लेता, सही लेता। तो इसीलिए आप सब लोग मेरे ख्याल से जुड़ रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी बात, दिल की बात आपसे करूं। दिल्ली में था, 3 दिनों से लगातार दो बिंदु पर, दो मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। एक मुद्दा था जो संविधान से, लोकतंत्र से और इस देश के गणतंत्र के जो अधिकार हैं, उसके जो जीने के रास्ते हैं और देश की जो आत्मा है वो वोट का अधिकार, उस पर एक चर्चा हो रही थी। इसके पहले 150 साल पुरानी वंदे मातरम, मैंने कई बार कहा वंदे मातरम हमारे बड़े साहित्यकार, हमारे दार्शनिक और वैचारिक, जिनकी भावना इस देश के जमीन से, मट्टी से, पानी से, फूल से और आम लोगों से थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक जो भाव था सुफलाम स्वजलाम, जो एक लगातार भाव थे, वो क्या है? सुफलाम क्या है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन शब्दों का संग्रह जो किया, बिकिम चंद्र जी जिस तरीके से इस भाव को, बंगाल की संस्कृति, वहाँ की अस्मिता, वहाँ के जो संस्कार रहे हैं, लोगों के विचार रहे हैं प्रेम का, के मंछी दादा भालो तो कथा सच लो खबर उबर हो गए छे। तो ये जो भाव है, जैसे मिथिला और मैथिली का भाव है कि हालचाल नीक छिए ना, सब परिवार सब नीक है, माय बाबूजी की हालचाल। तो वो आपसे, जैसे भोजपुरी है, का हो, का हालचाल बा, ठीक बानी न रहो। भाषा का जो प्रेम का भाव है, संवाद है, जैसे अंगिका जाते हैं तो थोड़ा कड़ा भाव है, की हालचाल, के रे की हालचाल, मगध आइएगा तो ठीक हती ना। तो बिल्कुल अलग अलग भाव है। तो
दुनिया में बंगला जो भाव है, बंगला आनंद मूर्ति जी ने, बाबा ने भी, और हमारे जितने मार्ग गुरु आए, जितने हमारे गुरु आए, सभी लोगों ने बांग्ला और संस्कृत हमारी सबसे पहली भाषा है, तो उसको लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा। बांग्ला शब्दों का जो चयन है, उसका जो टचिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब बंगाल पर हमला हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्पष्ट कहा था कि हमें बंगाल की संस्कृति और बंगाल का विभाजन रोकना पड़ेगा। आजाद हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम लीग के साथ जब फैजुर रहमान वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो सावरकर जी वहाँ उस मंत्रिमंडल के हिस्से थे, कांग्रेस नहीं थी। और आरएसएस और जिन्ना मुस्लिम लीग मिल के बंगाल को बांटना चाहते थे। और वैसे ही समय शुफलांग, जो वहां की नदी, जो आप याद रखिएगा, क्योट, केवरत, ये जो अधिक संख्या है वो बंगाल से, क्योंकि उनका जो कल्चर था वो नदियों से जुड़ा हुआ, खेत से जुड़ा हुआ, खलिहान से जुड़ा हुआ। तो बंगाल को नहीं बांटने देना है, इसके लिए एक ऐसे जीवन दर्शन को लाया गया जिससे कि आम आदमी के भीतर वह सेंटिमेंट जुड़ा रहे, प्रेम का भाव रहे, लड़ने का जज्बा हो। तो ये गीत बंगाल की अस्मिता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मानवीय मूल्यों को लेकर के गाया गया, जो बाद में राष्ट्रीय गीत बनी। कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत का चयन हुआ, जहां महात्मा गांधी भी थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उसके हिस्से थे, अरविंद जी थे, इवन आरएसएस के नेता सावरकर भी थे। शब्दों का चयन फिर बाद में सभी लोगों की सहमति से हुई, और राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के अधिवेशन में इसको नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से बातचीत करके इसको बड़े पैमाने पर अंग्रेज के खिलाफ जो सेंटीमेंट हम लोग का था, उस सेंटीमेंट के भीतर इस गीत का जो धारा प्रवाह भाव था, वो जो लड़ने वाले हमारे जवान थे, जो किसान थे, जो यूथ थे, उसके भीतर एक नया संचार था, एक नई ऊर्जा थी, एक नई उम्मीद था, एक नया विश्वास था। तो जो लोग 150 साल के बाद हम यूथ को से बात कर रहे हैं कि 150 साल बाद अभी हम लोग समय काल पात्र के अनुसार, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, टाइम समय, प्लेस जगह, वे रास्ता, सब्जेक्ट विषय। तो ये जो आज का विषय है वो है इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आजादी का, राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी, भागीदारी की, साझेदारी की, आर्थिक हिस्सेदारी की, स्वास्थ्य की हिस्सेदारी की, वन नेशन वन इलेक्शन से कई अरब गुना ज्यादा वन नेशन वन इकोनॉमी, मतलब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का अर्थ का विकेंद्रीकरण, मतलब सबके पास उतना अर्थ हो कि जो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। अब किसी के पास खरबों खरब, खरबों खरब, खरबों खरब, खरबों खरब, और किसी के पास 6,000 रुपया। 120 करोड़ लोगों के जो मिडिल क्लास है, मात्र 14-13 करोड़ लोग हैं ऐसे जिनका पूंजीपतियों से, और जो आजकल आरएसएस की गुणगान ज्यादा करते हैं, 120 करोड़ में 40% लोगों के पास तो घर पहले से नहीं।
और 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे करके जिंदा रखते हैं, रेस्ट जो मिडिल क्लास है वो वैसे ही मर रहे हैं। तो हम देश की इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, प्रदूषण पे बात नहीं करते हैं, हेल्थ पे बात नहीं करते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन कैसे होगा, वन नेशन वन हेल्थ कैसे होगा, वन नेशन वन जस्टिस कैसे होगा। किसी को जस्टिस की बात नहीं हो पाती, न्याय की बात नहीं हो पाती। तो ये जो वंदे मातरम 150 साल के बाद हम 10 घंटा जिस पर हम लोगों ने ये 10 घंटा, वंदे मातरम तो इस भारत के की जीवंतता है, हमारे खून में है, हमारे संस्कार में है, हमारे संस्कार में है, हमारे विचारों में है, हमारे चिंतन में है, आहार में है, व्यवहार में है, चरित्र में है, हमारे खून में है, सांसों में है। हमको कोई इतिहास बताएगा? इतिहास सम्मान करने के लिए होता है, उसको एक हमारा जो पूर्वज था जो इतिहास बनाया उसको यादों के लिए उसका रेस्पेक्ट हो। हमेशा जो आने वाला समय होता है, वर्तमान होता है, वो एक नए इतिहास बनाने के लिए होता है। तो हम लोग इतिहास बनाने वाले में से नहीं बच गए, हम लोग गढ़ने वाले, इतिहास का नाम लेके हम लोग अतीत की बात करते रहते हैं। हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं कि प्रेजेंट में हेल्थ की क्या स्थिति है, लोग कहीं मर रहे हैं, अस्पताल में जैसे मार दिया, कहीं गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया, कहीं पर पानी कहीं नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं महिला सुरक्षा नहीं है, किसानों की स्थिति उसके मूल्य नहीं है, कहीं गोदाम नहीं है, खाद की व्यवस्था कहीं नहीं है। सल्फर यूरिया जो जहर है लगातार वो कैंसर बनता जा रहा है। हम यूरिया को पर खेती करना चाहते हैं, जैविक पर कोई खेती की बात नहीं होती है, वाटर सेविंग की बात नहीं होती है, वाटर को कैसे सेव किया जाए, कैसे बिहार में जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग है, दूध है सबसे ज्यादा, मक्का है, मखान है, इस पर 10 घंटे चर्चा नहीं होगी। हमारा अस्पताल कैसे होगा सुंदर? जर्मनी में अन्य कई कंट्री में प्राइवेट अस्पताल है ही नहीं, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। तो हम कैसे चीन का मुकाबला करेंगे, दुनिया का मुकाबला करेंगे, इस पर कोई बात नहीं होती। पुतिन आया, क्यों आया और क्या हुआ, किसी को कुछ पता चला? यहाँ से जाने के बाद यूक्रेन पर और हमला तेज हो गया। भाई आप आए क्यों, क्या हुआ, इस पर भी कोई बात नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन सब चीज को रोक दिया गया, हाय तौबा हुई। गोदी मीडिया एंकर जो 4-5 ठो बहुत चहती, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चहती चाहने वाली में से लोग, कुछ एंकर लोग हैं, गोदी मीडिया है वो है, कुछ 4-5 ठो चाहने वाले में से हैं जो बिल्कुल पागल है। बहुत दिनों के बाद अर्नब गोस्वामी जी को इंडिगो के संक्रमण पे याद आया, अपनी आत्मा उनकी जगी। तो 10 घंटा वंदे मातरम पर क्या चर्चा हुआ, मैं वही समझ में नहीं आया चर्चा क्या हुई। वंदे मातरम हम गाते हैं मेरे दैनिक जीवन में, और चर्चा थी प्रदूषण की, चर्चा इंडिगो की थी, जो पूरा का पूरा देश बंदी बना हुआ, एक व्यक्ति के हाथ में गुलाम हो गए हम लोग कोई चर्चा ही नहीं कर पाए। एक व्यक्ति के हाथ में देश को समर्पित कर दिए, और एक व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि 50-50 करोड़ 100 करोड़ चंदा देते हैं वो बड़ी पार्टी को, छोटी पार्टी को, तो जो इंडिगो बड़ी 50-50 100 करोड़ चंदा देगा उसके खिलाफ कौन पार्टी बोलेगा, कौन नेता बोलेगा? ये औकात किसके पास है? तो वो हमारे बच्चे बिलक गए दूध के लिए, पानी के लिए, शादी टूट गई, सब कुछ टूट गया, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं। तो मुद्दा वो देश के लिए था कि कैसे 8 दिन आज तक हम लोग 550-400 फ्लाइट कैंसिल हो रहा है।
तो आपको आश्चर्य होगा इस बात को लेकर के कि क्या स्थिति है। तो एक तो इस पर चर्चा, वंदे मातरम मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वंदे मातरम पर ये चर्चा की क्या जरूरत थी? आप भी हमको राय जरूर दीजिएगा। जब हम लोग के खून में है और वंदे मातरम का कोई संबंध मोदी जी से या आरएसएस से या अतीत से इन लोग का है ही नहीं। ये लोग जिन्ना के साथ थे, जिन्ना के साथ ये चले। याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस जब लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज बनाने की बात करते थे, मैं बहुत विस्तारित नहीं जाऊंगा, हेडगवार जी से भी मिले, सावरकर से भी मिले, लेकिन इन लोगों ने कोई सपोर्ट भी नहीं किया और इवन ने मुलाकात भी नहीं की, बातचीत भी नहीं की। तो सुभाष चंद्र बोस का अपमान करना। दूसरी चीज, महात्मा गांधी को मारने की क्या जरूरत है? यह दिखाना, कहना कि देश को जो मनुस्मृति फिर से लागू करने की बात थी, संविधान महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन विचारों को लेकर के, वहाँ तो कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई घुसहरा पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। एक न्याय प्रक्रिया थी कि सबको कैसे जस्टिस मिले और भारत इक्वलिटी कैसे हो, कंप्लीट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट हर आदमी को कैसे मिले। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में भोजन, बस, चिकित्सा, आवास, शिक्षा जो भारत का मूल आत्मा है। फंडामेंटल राइट जो हर आदमी को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, सबको इक्वल राइट हो, अधिकार हो। तो वो इन लोगों को पसंद नहीं था। इन लोगों ने हमारा संविधान की कॉपी कौन जलाए? यही लोग जलाते थे। अच्छा, नेहरू जी को गाली देके या इंदिरा जी या पटेल जी, आरएसएस पर बैंड किसने किया था? जिस पटेल जी की बात मोदी जी करते हैं, मोदी जी आरएसएस को तो प्रतिबंध उन्होंने ही लगाया। आप बताओ लगाया कि नहीं? तो आरएसएस को प्रतिबंध लगाया सरदार पटेल ने। और जब मैं समझ में नहीं आता है, एक एक समाज के लोगों को लेकर के, एक एक समाज को लोगों को लेकर के, या आप राष्ट्रीयकरण की बात देखो, राजे महाराजाओं को विलय करा करके एक भारत बनाने की कल्पना देखो, या बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण का देखो, या किसी भी चीजों का उठा करके देखोगे तो नेहरू जी, आईएम, आईटी, या जो हम इसरो की कल्पना करते हैं, या जो हम आज वैज्ञानिक की कल्पना करते हैं, ये सब लेंथ कहाँ से बनी? ये किस जगह से बना? अब नेहरू जी को गाली देना, जो 10 साल तक जेल में अपनी लाइफ को 12 सालों तक बिताया देश की आज़ादी में, मिट्टी पर है, जिसने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, और उसको आज प्रेजेंट में गाली देते रहना, गाली देते रहना हर बात को इस तरीके से, और हर बातों को बीच में हिंदू मुसलमान को करके करना। तो आप खुद सोचो, आप वंदे मातरम के शब्दों का भी चयन नफरत के आधार पर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी है, सारी चीजें हैं, एक एक संदर्भ आ गया है सदन के भीतर, कब किसने चिट्ठी लिखी, वंदे मातरम पर क्या चर्चा हुई। नेहरू जी फिर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने गए, फिर वो आए, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए, फिर उस पर फिर सभा में चर्चा हुई, चर्चा के बाद सहमति बनी। उसके बाद आज 150 साल बाद गाली देने के लिए और बंगाल और बंगाली को नीचे दिखाने के लिए जिस तरीके से, और जो लोग हमारे सदन में उस वक्त इतने बड़े हीरो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिसको इन लोगों ने मरवाया, आप जानते ही हैं, नाथूराम गोडसे या और जो लोग 5-5 लोग जो पकड़ाए, जिसको 2 लोगों को फांसी हुई, ये कौन लोग? ये लोग हिंदू महासभा से थे। और इन लोगों का जो रास्ता था, इनको पिस्टल किसने दिया? और सावरकर जी से कितना क्लोज रिश्ता थे, हेडगवार जी से, और महात्मा गांधी को मनवाने में किनकी किनकी भूमिका थी? आप ये भी जानते हैं कि आरएसएस के
मुख्यालय पर 53 साल झंडा नहीं फहराया गया, संविधान ये लोग जलाए। और जो इंडियन ने झंडा फहराया 53 साल के बाद इनके आरएसएस पर, 15 साल तक इन लोगों ने उन पर मुकदमा किया। तो उसके बाद ये भी जानते हैं कि इन लोगों की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान के वक्त ये लोग बिल्कुल अंग्रेज से के साथ थे, मिले हुए थे, भारत के आम लोगों की मुखबिरी करते थे। कंप्लीट रूप से इन लोगों का पूरा सपोर्ट इस देश के आज़ादी के खिलाफ था। तो इन लोगों की कोई भूमिका यदि होती, सच्चाई होता, और आप हमको बताइए जो नए पीढ़ी आए हैं, क्या महात्मा गांधी को मारना, मरवाना क्या सही था? सुभाष चंद्र बोस जी जब इनके यहाँ गए तो इन लोगों ने रेस्पेक्ट दिया और अंत में उनको जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी जब चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के, तो महात्मा गांधी के विल के खिलाफ नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया और उन्होंने मत डाला। तो लेकिन किसने कहा गांधी, महात्मा किसने उपाधि दी? और नेताजी किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और हमेशा महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान दिया तो सुभाष चंद्र बोस है। और नेहरू जी एक एक विचार बगैर सुभाष चंद्र बोस के कभी कुछ नहीं करते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने काफी ज्यादा बनाने में सपोर्ट था कि नेहरू स्वर्णिम भारत के शिल्पीकार हैं, वो इतिहासकार हैं। तो इसमें ना तो कभी पटेल और नेहरू जी की झगड़ा हुई, ये लोग नए नए विवेचना, और पटेल ने आरएसएस को बैंड किया। और जब आरएसएस को बैंड उठाया था, जेल से ये लोग निकले थे, जेल में बंद किया, तो इन विचारों पर और आधार पर जेल से पटेल ने निकाला था कि तुम राष्ट्रीय झंडा का अपमान नहीं करोगे और राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार करो। तब जो राष्ट्रीय झंडा को का स्वीकार आप सोचिए, तो मेरा मानना ये है कि आप जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं और सारी चीजें आपकी खुल गई कि आप कैसे जिन्ना को चिट्ठी लिखते थे, कैसे मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाए, आप विभाजनकारी लोगों के साथ थे। और आज आप तो जिन्ना के मजार पर कौन गया, जिन्ना के पक्ष में जसवंत सिंह ने अपने पुस्तक में क्या क्या नहीं लिखे, क्या क्या गुणगान नहीं किए, अटल जी के समक्ष की बात है। तो सारे स्तुति गान आपने गाया फैक्ट को, और जब जबरदस्ती 150 साल के बाद आप हिस्ट्री पर बात बनाने पर नहीं करते हैं, सिर्फ बंगाल के चुनाव को लेकर के आपको पागलपन का दौरा चढ़ा रहता है कि आपको चर्चा बंगाल का चुनाव करना था, तो आपने 10 घंटा बिता दिया सिर्फ बंगाल के चुनाव और मुद्दों से भटकाने के लिए। क्योंकि इंडिगो का संक्रमण बहुत दिनों से चल रहा था, ये इंडिगो रुके नहीं थे, इंडिगो को गवर्नमेंट की साजिश के साथ रुकवाया गया। इन्हें और कई सारी चीजें करनी थी, इसमें अदानी की भूमिका को तलाशना था, तो सब कुछ आगे दिखेगा। ये इंडिगो कंपनी जो 20,000 करोड़ रुपया डेली कमाता हो और जिसके पास 10 साल का सरप्लस पैसा हो, यदि घाटे में भी इंडिगो रहती तो उसको कोई मलाल नहीं था। और इतने बड़ा एम्पायर जिससे पूरी दुनिया खो दी, और एक इंडिगो के मालिक को 65% का स्टॉक मिल जाना बगैर सरकार के तो कभी दुनिया में होता नहीं। ऑन कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में 24% से ज्यादा स्टॉक नहीं होता। हमारे यहाँ 65, 67, 70% स्टॉक बिना सरकार के नहीं हो सकती। और जब एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था 3-4 आदमी के हाथ में गिरवी रखा चला जाए, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का बाप हो गया ये लोग, और हमारा पूरा समर्पण पूंजीपतियों के पास चला गया। तो ये चर्चा को डाइवर्ट करो, चर्चा
इसके लिए इन मुद्दों को लाने की जरूरत, महंगाई पर बात न हो। अच्छा 10 घंटा कोई मुद्दा नहीं था, और ये सारी चिट्ठी है। नेहरू को गाली देने की कोई बातचीत ही नहीं थी। तो आपकी बात ये लोग करना ही नहीं चाहते, यूथ की बात करना ही नहीं चाहते, बिहार की बात करना ही नहीं चाहते। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, बिहार में गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया गया। झूठ फूस का हाई कोर्ट का ये लोग बहाना बनाते हैं। एक किसी जमीन पर हाई कोर्ट का संदर्भ था, और उसमें भी हाई कोर्ट ने 5 डिसमिल जमीन घर बनाने की बातचीत की। ये पूरा का पूरा शहर का शहर 6 फुट 7 फुट से हम जब रह रहे हैं, तो हमको उजाड़ देना, फल वाले, सब्जी वाले, चाउमीन वाले, गुपचुप वाले, छोटे छोटे कपड़े वाले, कंबल वाले, इन लोगों को साल वाले, अंडा वाले, मीट वाले, मछली वाले। हम तो सुना बेतिया में मछली ओपन और मीट ओपन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया कोई डीएम। अब इतना पागल कोई डीएम और सरकार इतना निरंकुश हो जाए, ये तो सोच से बाहर की चीज है। और हम लोग चुप है। जब इंडिगो जैसी इतनी बड़ी त्रासदगी के बाद यदि इस कंट्री में क्रांति नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ, और उसके बाद भी हम लोग सह लिए, नहीं बेटी को कहीं पैड मिला, नहीं खाने मिले, 300 400 1000 रुपये तक खाने नहीं थे, 1 लाख रुपया का टिकट बिकने लगा। लोग 7 7 दिन तक बर्बाद हो गए। कहीं रिश्ता खत्म हो गया, कहीं शादी खत्म हो गई, कहीं बच्चे मर गए, कहीं परिवार दूर हो गया, किसी की नौकरी चली गई, विदेश जा रहे थे, पूरा सोसाइटी कोलैप्स कर गया। लेकिन कोई क्रांति, कोई विद्रोह नहीं हुआ। उस कंट्री में हमारे जैसे लोग पैदा ले लिए, जहाँ कोई क्रांति होती ही नहीं है। कभी कभी लगता है कि या तो चुपचाप जहर कुछ खा के खत्म हो जाए। इस कंट्री में जीने के लायक कुछ भी नहीं बचा, जहाँ 24 घंटा हिंदू मुसलमान जात पात होगा, एक दूसरे जात को गाली दो, जहाँ इकोनॉमी की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, जहाँ पर डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, इस पे चर्चा नहीं होगी। क्या हुआ? पुतिन आए, डीजल पेट्रोल पे चर्चा होगी? किस बात पे चर्चा हो रही? महंगाई पे चर्चा नहीं, जीएसटी पे चर्चा नहीं, हम जीडीपी पे चर्चा कर। तो महंगाई को जोड़ेंगे नहीं, जीडीपी की बात कर रहे हैं। कैसे भैया, क्यों कर रहे हैं? महंगाई को जोड़े बगैर जीडीपी, और ये जीडीपी किसका है? उद्योगपति और पूंजीपतियों के पैसे को लेकर के आप जीडीपी दिखा रहे हो, महंगाई को असंबल नहीं किए। तो मुझको लगता है युवाओं को हमेशा दिग्भ्रमित करो। नई युवा पीढ़ी को किस तरीके से उसको मुद्दों से भटकाना है, उसको अपनी बात सोचने नहीं देना है, उसको क्रांति की ओर न चला जाए, जीएनजी न हो जाए। इसके लिए आप उसको इतना न जाति का जहर और हिंदू मुसलमान का जहर पैदा करके दे दो कि वो उसके भीतर क्रांति करने की कोई संभावना नहीं हो। बस मुद्दा यही, दूसरा कोई मुद्दा नहीं था। मैं हाथ जोड़ता हूं, आरएसएस और बीजेपी के बारे में आप समझिए। इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ एसआईआर में क्या किया। एसआईआर में इन लोगों ने दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों के नाम को 99% काटे। अच्छा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जो लोग 5 किलो 10 किलो अनाज लेकर के या 10,000 रुपया लेके वोट दे रहे, इसको क्या जरूरत पड़ी थी? कल भी अमित भाई ने जिस तरीके से घुसपैठ की बात कर रहे थे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। जो सौरभ मिश्रा हैं, सौरभ द्विवेदी हैं, सौरभ झा है, सौरभ सिंह हैं, सौरभ ठाकुर हैं, सौरभ वर्मा है, सौरभ शर्मा है, हमें आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, हम दोनों भाई सहमति असहमति हो सकती,
आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी होगा कि चलो घुसपैठ निकले। 12 साल से ये थे, इसको निकाल लेना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ निकाले थे। एक बूथ लिस्ट बनी 6 महीना पहले, बाद में तुरंत 6 महीने बाद इसको एसआईआर करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इनके मन में था कि हम बिहार या और जगह नहीं जीत पाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, जो हमको गाली कभी कभी देते रहते हैं और आप कह देते हैं कि मियाँ का जन्मल तो ये। देखिए, सवाल मेरे खून में, आपका भी खून है, हम लोग एक हैं। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम लोग का ब्लड मानवीय सभ्यता में आया। कोई हिंदू, मुसलमान, बाभन, राजपूत, यादव, तेली, पासवान, राम नहीं है। हम लोगों ने इसको अपने तरीके से बंद किया है। तो हम लोग का खून एक है। तो जो घुसपैठ थे वो तो एक भी नहीं मिले, न रोहिंग्या मिले, न नेपाली मिले, न वियतनामी मिले, न बांग्लादेशी मिले, न श्रीलंका के लोग मिले, तो एक भी नहीं मिले। और उसके बाद अमित भाई बार बार यही कहते हैं कि मेरे रहते घुसपैठ नहीं होगा, आप जितना कर लो, जितना बाइकआउट कर लो। ये इस तरह की भाषा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज क्यों आप खत्म कर दिए। उनका कहना है कि ईवीएम का जो असेंबल है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो कौन करता है? क्या जो ईवीएम है उसके मालिक करते हैं, कंपनी बनाने वाली, कि बाद में चुनाव आयोग के द्वारा जब हम नॉमिनेशन दे देते हैं तब वहां पर वो विधानसभा बाद असेंबल होता है। नीचे जो कंप्यूटर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसकी जांच कौन करता है? उसको कौन देखता है? उसको तो यही लोग देखते हैं। अच्छा, आपको भी पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, फोन, मोबाइल, सब कुछ हैक हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता है। ठीक है, कांग्रेस किसी चीज को लाया, हम जो कंट्री इसको बनाया है, जिन लोगों ने बनाया, वो कह रहा है ये महागुनाह है, पाप है। कई कंट्री ने तो इस पर एफआईआर लॉन्च कर दिया कि जो करेगा मेरे यहाँ, वो उस पर एफआईआर लॉन्च होगा। तो समय समय पर सुधारवादी प्रक्रिया है कि नहीं? आज हम नया कोई बिल लाते हैं कि नहीं, नया अमेंडमेंट करते हैं कि नहीं सदन में, विधानसभा में, कि अच्छा नहीं था, या अध्यादेश ले आते हैं कि नहीं लाते हैं? जब सरकार को कुछ करना होता है तो अध्यादेश ले आते हैं। लेकिन आज उसी बात पर अड़े रहना कि आप लाए थे, आपने चोरी की थी, ठीक है। यदि कांग्रेस चोरी करती तो आप 2 से 200 पर आते। आप बोलिए ना, इन लोगों को पूछिए जरा, कांग्रेस यदि गलती करती तो नरेंद्र भाई मोदी को सजा होता कि नहीं? और अमित शाह जी क्या लौट पाते? कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं की, ये सबको पता है। और कांग्रेस भारत के संविधान से की मर्यादा को कभी नहीं लाना, नैतिकता को कभी नहीं लाना। आप उम्मीद भी नहीं करते नेहरू जी से, मनमोहन सिंह जी से तो और भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, राजीव जी से तो कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। चलिए, इंदिरा गांधी जी इस देश के अनुशासन को करने के लिए, और उन्होंने कई स्टेप उठाए, तो उनकी अच्छाई भी देखिए, उन्होंने क्या क्या किया। बांग्लादेश को कैसे पाकिस्तान से अलग किया, अमेरिका से, चाइना को कितनी उन्होंने ये दिखाई। नेहरू जी IIM से लेके दुनिया को बढ़ाने में क्या क्या किए, इंदिरा आवास से लेकर के राजीव गांधी विद्युत परियोजना, वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन से लेकर के सारी चीज इंदिरा गांधी ने क्या क्या की, क्या क्या लाए। मनरेगा से लेकर के अन्य चीजों को कैसे, कंप्यूटर सिस्टम से लेके इस देश के निर्माण में नेहरू जी से मनमोहन सिंह जी की कितनी बड़ी भूमिका है। अटल जी बीच में आए, अटल जी ने उस नेहरू जी के बारे में क्या कहा था? नेहरू जी के बारे में अटल जी का शब्द आज आप लोग जरूर पढ़िए, किताब है, जयराम रमेश जी ने भी कई किताब का जिक्र किया। अब पढ़िए कि नेहरू जी के बारे में क्या कहा था। कहा था कि अब कोई शख्स, ऐसा शख्स इस प्रधानमंत्री आवास में कोई नहीं आ सकता। सोचिए, इंदिरा जी के बारे में क्या बोले।
और आज जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दों पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को खत्म करने की थी, पहले इनका इनका निशाना सिर्फ दलित आदिवासी को लेकर नहीं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में पूरा झगड़ा चल रहा है, पीएचडी को लेकर के सारे बच्चों को निकाल दी। अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि बेटी रोटी का रिश्ता हिंदू में होना चाहिए, सनातन में हम हिंदू में ही होना चाहिए, तो निश्चित रूप से एक रिश्ता हो। मोहन भागवत जी खुद ही वही बात एक दलित आईएएस कर दिया तो उसको आप सस्पेंड कर रहे हैं। प्रताड़ना देकर के हरियाणा में सब दलितों को, आप पहले तो दलितों को सेहरा नहीं बांधना, घोड़ा पर नहीं चलना, रोड पे नहीं चलना, पानी नहीं पीना, घर में नहीं ढुकना, मंदिर में नहीं ढुकना, आज तक चल ही रहा है, आज तक आप अपमानित कर ही रहे हो। अब एसआईआर जब आपने देख लिया कि लड़ाई आरक्षण को आपने पहले खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो नौकरी ही खत्म कर दी ताकि आरक्षण ही नहीं रहे। तो आरक्षण विरोधी भी आप ही कर्पूरी ठाकुर जी को भी गिराए आप ही, केंद्र की सरकार को गिराए आप ही, मंडल के नाम पर मंडल विरोधी रहे आप ही, मंडल को खत्म करने के लिए मंडल और कमंडल लाए आप ही, मंदिर को लाए आप ही, मंदिर और मस्जिद आपने किया ताकि मंडल जैसा मुद्दा को खत्म हो जाए। जाति जनगणना के खिलाफ आप ही, तो जब आप जाति जनगणना के खिलाफ रहोगे और रिजर्वेशन के खिलाफ रहोगे, एसटी एससी को बढ़ाने की बात नहीं करोगे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको कुर्सी पर नहीं बैठाओगे, दलित आदिवासी अत्यंत पिछड़ा के लोग पढ़े लिखे हैं 80%, उसको मंदिर में मठ में दो, उसको टॉप टू शंकराचार्य की जगह पर आप उसको बैठाओ, क्यों नहीं बैठाना चाहते हो? शंकराचार्य बनाओ, उसको आरएसएस में 1 to 10 में रखो, क्या वहां भी जनसंख्या दो। तो आप तो एकदम नौकरी खत्म करके, ताकि कोई लड़ाई नहीं हो, नौकरी खत्म कर दो। अब एआई आ गया, आप उसमें भी नौकरी खत्म करोगे, ऑनलाइन में भी सबको नौकरी खत्म कर दी, और आप धीरे धीरे मनी को सेंट्रलाइज कर दिए पैसे वालों को। अब गरीब के पास मनी जाएगा ही नहीं, तो गरीब आपके बदौलत 5 किलो 10,000 रुपया की बदौलत जिंदा रहेगा और आपको वोट देता रहेगा। आप इसी तरह 10,000 देते रहो, खैरात बांटते रहो और आप अपना वोट लेते रहो। आपने ये पॉलिसी बना लिया। अब क्या कर रहे हो कि आप पूरा का पूरा एसआईआर के नाम पर वोट खत्म कर, धीरे धीरे पूरे देश के दलित आदिवासी को वोट से निकाल दोगे। हमारी गलती क्या थी, त्रुटि क्या था? थोड़ा नाम कहीं गलती थी, डिफरेंसेस था, कहीं पर लिंक नहीं था किसी के सर्टिफिकेट। नरेंद्र भाई मोदी जी का बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, आप पूछो तो? और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपको उसको नहीं माना, और बीएलओ और बीजेपी का पदाधिकारी बैठ के लिस्ट निकाल करके जो दलित था, आदिवासी था, जादव था, मुसलमान था, उसको आपने हटा दिया। अब धीरे 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 वोट से हमको, आप पहले नौकरी हटा करके आपने हमको आरक्षण खत्म करने की कोशिश की, अब वोट को खत्म करके हमको निकाल करके आप हमको संविधान को खत्म करिएगा। संविधान खत्म करके मनुस्मृति फिर से आप लाना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के इस कंट्री के दलित आदिवासी को खत्म करने की साजिश, उसके नेतृत्व को खत्म करने की साजिश है। लालू यादव, मुलायम सिंह, या जो लोग, ममता बनर्जी, जो लोग, शरद पवार जी, सबको फिनिश कर, शिंदे को जैसे फिनिश किए, जैसे रेड्डी को फिनिश किए, चौटाला को फिनिश किए, सबको फिनिश कर और नफरत का आधार बना। ये एसआईआर, राहुल गांधी जी कहते हैं कि इसकी जरूरत, लॉ भी कहता है कि एक लोकसभा विधानसभा उसकी जरूरत नहीं थी, और आप जिस कारणों से किए वहां आपको एक भी नहीं मिला, आप तो बर्बाद कर दिए। अब हम कह, आप 15-15 हजार ट्रेन से ले जाकर के वोट डलवा रहे, और हमारा वोट 2 पंचायत बाद डाल दिए, और हम वोट डालने गए तो मेरे पास वोटे नहीं है, फिर वोट डालने कहीं गए तो वोट पहले गिर गया, और एक ही आदमी 10-10 जगह जाकर के वोट डाल रहा। मेरा नेता कह रहा है कि वो कौन है, तो आप उल्टा बात कर रहे हो। ईसीआई या कोई जज क्यों बनेगा, कोई पदाधिकारी रिटायर के बाद, उसको आप रोको। बैलेट पेपर में हम चुनाव जीत जाते हैं, 80% सीट पर हम आगे होते हैं, ईवीएम में हम चुनाव कैसे हार जाते हैं? ये लड़ाई अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार की थी।
अमित शाह जी नीतीश कुमार को पहले भी 2 बार खत्म करने की कोशिश किया और इस बार तो मिटाई, और 10 सीट आ गया होता तो शिंदे हो गए थे। शिंदे जैसे शिंदे को हटा दिया गया वैसे इसको भी हटा देता। मात्र 10 सीट के चलते नीतीश कुमार जी बच गए। और इनके 2-3 नेता यहाँ लंबी लंबी बात करते हैं। हमने निशिकांत जी को कुछ कहा नहीं, लेकिन निशिकांत जी का कुकर्म पाप सबको पता है। उनका व्यक्तिगत चरित्र क्या है, उन्होंने कितने लोगों का घर क्या क्या लूटा है देवघर में, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आपने सुना होगा राहुल 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 वो कर रहे थे, उनकी भाषा सुनिए, और उससे कोई कमजोर तो है नहीं। अब ललन बाबू हमारे भाई हैं, किस तरह की 2 सीट पर आप चुनाव सिमट गए थे ललन बाबू। अकेले लड़िएगा तो 7 जन्म में चुनाव नहीं जीतिएगा, न बीजेपी न आप। वो तो नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर आप लोग चुनाव जीत जाते हैं। आपको आंख में पानी नहीं है, हजार उठ बैठी हो जाता है तो गधा से उतार देता है। चोर बचाए मचाए शोर, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ईडी आपका, सीबीआई आपका, तंत्र आपका, पैसे आपके पास, अदानी आपके पास, अंबानी आपके पास, पूरी सिस्टम आपके पास। आप सदन में गाली गलौज करते हो, कभी आप अटल जी को, नरेंद्र मोदी बीजेपी को गरियाते हो, कभी उधर से इधर गरियाते हो। आप लोगों का तो कैरेक्टर क्या है, बोल देंगे तो लग जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं निशिकांत बाबू और ललन बाबू। इतना महापापी, और लोगों के बारे में तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता, गोबर पर घी डालना ही नहीं चाहता। ये लोग सुगर के, क्या मैं कहूं, क्या क्या बोलते हैं ये लोग, जो कभी एमएलसी चुनाव नहीं जीतते और बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक बार अकेले चुनाव जीत लो, लड़ लो, यदि हैसियत है तो हम औकात और आपको निशिकांत जी क्यों छोड़े हुए हैं हेमंत जी, मुझको नहीं पता। हम मुख्यमंत्री होते तो आपको अभी तक कहां ले गए होते, आपको पता भी नहीं। आप जितना जमीन हड़पे हो ना, सारी लड़ाई हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और ललन बाबू, पूरी दुनिया को पता है कि आप कैसे जिंदा हो, कहां हो। और आप नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो क्या क्या बोलते थे, और फिर नीतीश कुमार जी के साथ क्यों सटे। और हम भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में पहली बार साथ थे। तो एसआईआर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे नेता कई बार मुद्दों पर बात करते हैं कि इसका क्या हुआ, महाराष्ट्र के एक घर में इतना कैसे वोटर लिस्ट बन गया, एक ही जगह 10-10 दर। हमारे यहाँ किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इस सब इलाके में 40% एक ही परिवार का पूरा परिवार गायब है। कैसे भैया? और किसी के घर में बीवी का नाम गायब है, किसी के घर में पति का नाम गायब है। मर्द है तो औरत नहीं है, औरत है तो मर्द नहीं है। ये काफी नहीं है समझने के लिए। 40% घरों में एक भी नाम नहीं है हमारे इलाके में, कोई सुनने वाला नहीं, सोमोटो नोटिस नहीं लिया। इंडिगो में भी सोमोटो नोटिस नहीं लिए सुप्रीम कोर्ट, कोई गया भी तो इंटरटेन नहीं किया गया। एसआईआर के मुद्दों पर जो पूरा संविधान और को खत्म करने की बात 1 नेशन 1 इलेक्शन से चल रहा है। अरे 1 नेशन 1 हेल्थ करो ना, 1 नेशन 1 एजुकेशन करो, प्राइवेट अस्पताल को खत्म करो, प्राइवेट एजुकेशन को खत्म करो। मैं आऊंगा तो खत्म करूंगा, मैं वादा करता हूं। बिहार में जिस दिन आएंगे उस दिन मैं प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम को खत्म करें, आप स्कूल को खत्म करें। ये मेरा पहला लाइन होगा। आप खत्म करो जो सबसे ज्यादा बोझ बना हुआ। तो इस पर बात नहीं करोगे, बात करोगे दलित आदिवासी के नेतृत्व को पहले कैसे खत्म किया जाए। पहले से आप उसको जेल में फंसा ही रहे हो, मार ही रहे हो, माइनॉरिटीज को मार रहे हो, दलितों को अपमानित कर रहे हो। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दो, शादी ब्याह शुरू करिए। हम भी चाहते हैं सभी सनातन को मानने वाले, हिंदू को मानने वाले, जो हिंदू कहते हैं
जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, पासवान, राम, मुसहर, सबका एक दूसरे में शादी ब्याह शुरू हो। शाह, तेली, चौधरी, कलवार, आप ही लोग तो तेली को गाली देते थे, कहते थे तेली का मुंह नहीं देखो तो इसका मुंह नहीं देखो, इस जाति का मुंह नहीं देखो, सब गाली तो आप ही लोग देखते थे। और अब तो तेलिये का मुंह डेली देखते हैं नरेंद्र भाई मोदी का, यदि वो तेली है तो। हमको नहीं पता वो तेली है या नहीं है, लेकिन हमारे समाज को गाली तो आप ही लोग देते थे। तो निशिकांत दुबे जी, शुरू करिए आप अपने ही घर से। मोहन भागवत जी ने भी कहा है, शुरू करिए ललन बाबू आप लोग अपने घर से। आप लोगों के घर का बेटा बेटी की शादी पासवान, राम, मुसहर, मल्लाह, केवट, निषाद में शुरू हो, करिए शुरू, क्रांति करिए। हिंदू हिंदू करने के पहले 80% मठों पर, 80%, 90% मंदिरों में दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी को बैठाइए और संविधान से चलिए। भगवान जीने की चीज है, भगवान इंसान बनाता, और मैं भगवान को सबसे ज्यादा मानता हूं। मैं आनंद मार्गी हूं और आप लोग हैवान हैं, आप लोग लूटते हैं। जो दुनिया का पैसा लूटेगा वो भगवान को क्या जानेगा। भगवान मेरे सांसों में है, खून में है। मैं ढोंगी बाबा की इज्जत नहीं करता हूं, न मैं कभी करूंगा, मर जाऊंगा नहीं करूंगा। इन बाबा लोगों को कभी नहीं इज्जत करूंगा। मैं प्रेमानंद का करूंगा, ओशो को करूंगा, आचार्य राममूर्ति का करूंगा, मैं महर्षि जी का करूंगा, मैं कबीर का करूंगा। कबीर को आत्मसात कर लेंगे, गुरु नानक को, गुरु गोविंद को करेंगे, जैसे ईसा को करेंगे, मोहम्मद को करेंगे, कृष्ण को करेंगे, राम को करेंगे, शिव को करेंगे, बुद्ध को करेंगे, महावीर को करेंगे, वाल्मीकि को करेंगे, संत रविदास को करेंगे, च्वरमल को करेंगे, लेकिन ये ढोंगी बाबा को नहीं करेंगे। हाथ जोड़ते, भगवान मेरे जीवन में। तो मैं चाहता हूं ये जो आपकी लड़ाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस देश में मनु स्मृति लागू करने का है और संविधान खत्म करने का है। जैसे आरक्षण को आप डायरेक्ट हमला नहीं कर पाए तो आपने नौकरी खत्म कर दी, आपने एग्जामिनेशन खत्म कर दिया, प्राइवेट चीजों में खत्म कर दी, वैसे ही अब आप एसआईआर के बहाने दलित, आदिवासी सबका नाम काट के आप पिछड़े दलित लीडर को तो पहले ही खत्म कर दिया, जो बचा कुचा है उसको आप खत्म करके 120 करोड़ लोग जो 40 करोड़ रोड पर हैं और लोग 5 किलो अनाज पे चलते हैं, 120 करोड़ के अलावे 15 करोड़ जो 10 करोड़ जो आरएसएस को मानने वाले लोग बच गए हैं, उसको आप मनु स्मृति को जिंदा करने का काम उसके द्वारा आप करेंगे। यही है एसआईआर। एसआईआर में बैलेट पर चुनाव हो, चुनाव आयोग हो या हाईकोर्ट का जज, इन लोगों को कभी किसी पदों पर न रखा जाए, स्पेस बराबर का मिले, समय कम मिले, पैसे का खर्च लिमिटेशंस हो, चुनाव आयोग की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भागीदारी हो हर कीमत पर, और एक कानून आ जाए, जो कानून आप लाए हो कि चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग के बाद भी कोई केस नहीं चलेगा, ये गलत है। जो गलत गलत कानून लाए है उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना चाहिए और हम लोग की सरकार आएगी तो इसको हटाएंगे, पारदर्शी करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, हम वन नेशन वन हेल्थ, वन एजुकेशन, वन जस्टिस और वन इकोनॉमी के पक्ष में है, आर्थिक आजादी के पक्ष में है। एसआईआर बिल्कुल दलित आदिवासी के विरोध है, ये गलत काम किए हैं और मुद्दों से भटकाने के लिए इन लोगों ने देश का पैसा बर्बाद किया है। वंदे मातरम हमारे संस्कार में, खून में है, जो बीजेपी आरएसएस उस दर्द को नहीं समझ सकती है। और बीजेपी आरएसएस के बारे में आप हमेशा जानिए कि अंग्रेज के ये लोग दलाल थे। महात्मा गांधी को मरवाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी।
नाथूराम गोडसे हिंदू सभा के सदस्य थे पांचों, और सावरकर और हेडगेवार के काफी नजदीक थे। इस देश के नेशन ऑफ फादर को मरवाने में इन लोगों की भूमिका रही। अब जब ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं तो एसआईआर के बहाने ये लोग पूरे देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं, और बैक दरवाजे से संविधान को खत्म, जैसे आरक्षण को खत्म कर दिया वैसे संविधान को खत्म कर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। यही मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश जी बिल्कुल बुलडोजर को रोकवाइए, गरीबों के आशियाना उजरने से रोकिए। 6-6 फुट 5-5 फुट जो रह रहा हो, और शहर में जिन लोगों का आप निवाला गुजार रहे हैं पहले उसको बना के दीजिए, ये मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ जो वादा आपने किया है चीनी फैक्ट्री का, बंद पड़े चीनी फैक्ट्री की शुरुआत करिए, मक्का और मखान पर फैक्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को, दूध डेयरी को, इसकी शुरुआत करिए। और 2 लाख रुपया जो महिलाओं का आपने कहा उस पर आप ध्यान दीजिए। प्राइवेट और स्कूल और नर्सिंग और अस्पताल को खत्म करिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपको खत्म कर देगा ये लोग कुछ दिनों में। नीतीश जी आपके नेतृत्व को पहले ही मिटाना चाहा, आने वाले समय में आपको मिटा देगा। आप और चंद्रबाबू नायडू इसके लिए, और चिराग पासवान सबसे बड़े कंटक हैं। चिराग जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग दलित के कभी नहीं होंगे और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। चिराग जी बचिए इन लोगों से, मैं हाथ जोड़ता हूं। नीतीश जी को तो खत्म ही कर दिया, आपको भी कहीं का नहीं रखेगा। ये वक्त है, आप लोग एक होइए और देश को बचाइए, और नीतीश जी के नेतृत्व में इस देश के प्रधानमंत्री बनाइए, यही आग्रह करेंगे। धन्यवाद। पुनः मैं आपसे कहूंगा, सहमति असहमति रहेगी, विचार लिखिए। हमने कोई गलती बोला हो तो उसको आप देख लीजिए। मैंने सही बोलने की कोशिश की है, किसी को आहत नहीं पहुंचाया है। फिर मैं कहूंगा कि हिंदू में एक दूसरे के बीच में रिश्तेदारी शुरू हो, एक दूसरे की शादी ब्याह शुरू हो, और निशिकांत पप्पू यादव के घर में तो हो ही रहा है, अब तो सब में, कुशवाहा में, कोयरी में, भूमिहार में, मेरी फुफेरी बहन की शादी भूमिहार में, ब्राह्मण में, राजपूत में, हमारे बहन के ननद की शादी राजपूतों में, सब में चल रही। हम लोग पूरा पहले ही ब्राह्मण में, हमारा अपनी मौसेरी बहन भूमिहार में शादी, हमारी 2 बहन की शादी ब्राह्मण में, तो हमारे 3 भतीजी की शादी कुशवाहा में। तो शुरुआत करिए। हम चाहेंगे कि पप्पू यादव जिस तरीके से आनंद मार्गी या हमारे घर में सब कुछ एक दूसरे जात वर्ग में जाने के लिए तैयारी है, कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, जहां फ्री है। आप भी निशिकांत जी, ललन बाबू, और जो ये बाबा है एक ठो आपके लंगड़े लुच्चे बाबा, उसको बोलिए दलित की बेटी के घर में शादी करे। ये कौन तो छोरा एक ठो है, क्या है, हाँ, शास्त्री को बोलिए, राम अद्राचार्य जी को भी बोलिए कि किसी दलित के घर में अपने बेटी, अपनी बहन, और बाबा को भी बोलिए दलित के घर में दलित की बेटी, दलित के घरों में शादी हो। इन लोगों को बोलिए कि हिंदू हिंदू करने से पहले शादी ब्याह की शुरुआत करिए, और जितना मठ है, मंदिर है, पढ़े लिखे दलित आदिवासी को सुपुर्द करिए। जो जितना पढ़ा लिखा है, चाहे वो ब्राह्मण में पढ़ा लिखा हो, भूमिहार में हो, राजपूत में हो, पासवान में हो, सबकी हिस्सेदारी करिए, जादव में हो, यही मेरा आग्रह है। तो चलिए, आज से हम लोग सब लोग जोर से अच्छे मजबूत हिंदू बनने के लिए एक दूसरे घर में शादी की शुरुआत करते हैं, और मठ और मंदिर में दलितों को बैठाने की बात करते हैं। और एसआईआर के बहाने इस देश के दलितों को आप बेघर मत करिए और संविधान पे हमला न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।